9th स्टैंडर्ड इंग्लिश एंड गुजराती मीडियम चैप्टर नंबर 2 न्याय मंत्री, जिनके लेखक है श्री सुदर्शन। उनका जन्म सन 1896 ईस्वी सन और उनका निधन सन 1968 ईस्वी सन। न्याय मंत्री की इस पाठ के अंदर न्याय की बात लेखक ने की है। तो सबसे पहले हम लेखक का परिचय देख लेते हैं। तो सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था कि उनका मूल नाम क्या था? बद्रीनाथ शर्मा। उनका जन्म 1896 ईस्वी सन पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियां लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती कि उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी है, लेकिन उनका उपन्यास जो है वो एक ही है जिसका नाम है भागवंती। और इस पाठ का साहित्य प्रकार कौन सा है? कहानी। आपको आपकी नोटबुक के अंदर चैप्टर का नंबर, चैप्टर नाम, उसके बाद लेखक करके उसका लेखक का नाम, उसके बाद नीचे साहित्य प्रकार तो जो भी हो वो कहानी लिखना है। और उसके बाद मीनिंग यानी शब्दार्थ जो है वो आपको चैप्टर खत्म होने के बाद पीडीएफ में भेज दी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आपको नोटबुक में लिखने होंगे। इसी फॉर्मेट में आपको नोटबुक बनानी होगी। तो इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। यहाँ पे बात किसकी की गई है? राजा अशोक की बात की गई है और वो सर्वश्रेष्ठ यानी कि योग्य न्याय मंत्री की खोज में था। तो शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया है कि नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है कि ये एक कहानी है, बराबर। और इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें बहुत ही बड़ी बात समझाना चाहते हैं कि कोई न इस कहानी से हमें क्या संदेशा मिलता है कि न्याय कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष, बराबर। न्याय कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष। कि अगर हमारे पास न्याय करने का मौका अगर कभी भी आए तो हमें निष्पक्ष होकर न्याय करना चाहिए, चाहे वो गुनाह करने वाला हमारे घर का ही सदस्य हो या कोई हमारा सगा संबंधी ही क्यों ना हो, लेकिन हमें निष्पक्ष होकर न्याय करना चाहिए। यानी कि जो अपराधी है वो अपराधी है ही, हमारे सगे संबंधी हो या घर का हो, तो उसे हम चलो ये हमारे घर का है तो हम इसके पक्ष में रहकर सामने वाले को गलत ठहरा दे, ये बात गलत है। ये सब उन्होंने यहाँ पे समझानी चाहिए कहानी के माध्यम से कि न्याय जो है, बराबर, वो कभी भी राजा या रंक देखता नहीं है, छोटा या बड़ा नहीं देखता कि चलो राजा है तो उसे थोड़ी कम सजा देती है और कोई गरीब है, रंक यानी गरीब, तो उसे बहुत ज्यादा सजा दी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कि दोनों के लिए न्याय को ऐसा होना चाहिए, बराबर ही होना चाहिए। तो न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ पे प्रयास किया गया है कि हमारे लिए ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायी होगी। हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो संध्या का समय था। संध्या यानी शाम का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था कि चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा कि किसके घर का दरवाजा खटखटाया गया? तो शिशुपाल के घर पर कोई शाम के समय में मेहमान बनकर आता है। तो एक परदेसी, बाहर से क्या आवाज आई कि एक परदेसी, उसने अपना नाम नहीं बताया। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? उस बाहर ठहरे हुए परदेसी ने ब्राह्मण शिशुपाल से क्या कहा कि क्या आपके घर में मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल सकता है? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उसके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए।
कि भारतीय संस्कृति के अंदर हम देखते हैं तो अतिथि देवो भव, अतिथि को देव के समान, मेहमान के समान माना जाता है। इसलिए शिशुपाल ने क्या कहा कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप अतिथि बनकर मेरे घर पर आए और आपके चरणों से मेरा ये घर जो है वो पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे कि अतिथि को लेकर शिशुपाल अपने घर में जाता है, उसका आदर सत्कार करता है। फिर दोनों जो है वो देश की अवस्था यानी परिस्थिति के ऊपर बात करने लगते हैं कि शिशुपाल कहते हैं कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है कि वो एक परदेसी जो आया हुआ था वो और शिशुपाल दोनों के बीच में बातें हो रही है। किस टॉपिक के ऊपर? तो देश की परिस्थिति के बारे में। शिशुपाल क्या कहता है उस परदेसी को कि आजकल देखता हूं तो बड़ा अन्याय ही अन्याय हो रहा है। परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। लेकिन जो आया हुआ परदेसी है वो शिशुपाल की बात से सहमत नहीं था। सहमत होना यानी मानना, उसकी बात मानता नहीं था कि वह बोला दोष निकालना तो सुगम है परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। वो क्या कहता है शिशुपाल को कि किसी भी बात में अगर हम दोष निकालते हैं तो वो तो बहुत इजी है, दोष निकालना तो बहुत ही सुगम है यानी कि सरल है। सुगम का अर्थ क्या होगा? सरल। लेकिन कुछ करके दिखाना बहुत कठिन है। सही बात है ये उनकी कि किसी भी व्यक्ति ने कोई अच्छा काम किया हो तो उसके अंदर दोष निकाल देना बहुत ही सरल बात है, लेकिन उसी बात को करके दिखाना बहुत कठिन होता है। शिशुपाल बोले अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। शिशुपाल क्या कहते हैं उस परदेसी को कि अगर मुझे न्याय करने का मौका मिले, अवसर यानी मौका, तो मैं दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तब शिशुपाल क्या कहता है, तब वो परदेसी क्या कहता है शिशुपाल से, तो आप अवसर चाहते हैं तो क्या आप मौके की तलाश में हैं? हाँ, मुझे अवसर चाहिए कि हाँ अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा। ये फिर से परदेसी शिशुपाल को कहते हैं कि अगर आपको न्याय करने का मौका दिया भी जाता है तो क्या आपके राज्य में अन्याय नहीं होगा? तो शिशुपाल ने जवाब दिया बिल्कुल नहीं, कि मेरे राज्य में अन्याय होगा ही नहीं, कि कोई अपराधी दंड से न बचेगा, कि कोई भी अपराधी, कोई भी गुनहगार सजा से बच नहीं पाएगा। नहीं, परदेसी ने मुस्कुराकर कहा ये बहुत कठिन काम है। परदेसी ने क्या कहा कि ऐसे बोल देना तो बहुत सरल है लेकिन ऐसा कार्य कर दिखाना बहुत ही कठिन है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन। शिशुपाल जो है वो एक ब्राह्मण है। उसने क्या कहा परदेसी से कि एक ब्राह्मण के लिए कुछ भी कार्य असंभव या कठिन नहीं हो सकता। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। उन्होंने क्या कहा कि मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराया। ये परदेसी जो है वो शिशुपाल की बातों को सुनकर धीरे धीरे से मुस्कुरा रहा है, पर कुछ न बोले, पर वो कुछ बोलते नहीं है। फिर कुछ देर बाद वो दोनों सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ले ली। कि सुबह हुई और वो परदेसी शिशुपाल को धन्यवाद देते हैं, उसे रात काटने के लिए स्थान दिया इसलिए, और उनसे विदा लेकर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर पर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा कि इस बात को बीते हुए काफी समय हो जाता है। परदेसी अपने घर चला जाता है। उसके बाद बहुत दिनों के बाद शिशुपाल के घर पर कुछ सिपाही आ जाते हैं, राजा के सिपाही, और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहते हैं कि आपको राजा ने बुलाया है। तो शिशुपाल जो है वो सहम जाते हैं। सहम जाना का अर्थ क्या होगा? रूढ़ि प्रयोग है आश्चर्यचकित हो जाना। कि शिशुपाल जो है वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसे सिपाही आकर दरबार में ले जाने की बात करते हैं। इसलिए वे समझ नहीं सके
कि सम्राट ने इन्हें क्यों बुलाया है, कि वो समझ नहीं पाए कि राजा ने उन्हें क्यों बुलाया होगा। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से सच्ची झूठी शिकायत नहीं कर दी। वो क्या सोचने लगता है कि कहीं मेरी सच्ची झूठी शिकायत उस रात में आए हुए परदेसी ने तो राजा से नहीं की होगी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। ये भी मुहावरा है, कलेजा धड़कना, जिसका अर्थ होगा चिंतित हो जाना। कि दरबार में वो पहुंच तो गए शिशुपाल, लेकिन उनका कलेजा जो है वो धड़कने लगता है, यानी वो चिंता से परेशान हो रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है, कि वो चिंतित क्यों होने लगे, कि राजा की कुर्सी पर बैठा हुआ सम्राट अशोक जो है वो कोई और नहीं थे, बल्कि उस रात मेहमान बनकर उनके घर में जो एक परदेसी व्यक्ति आया था, वो ही परदेसी ये सम्राट अशोक है। इसलिए उनकी चिंता जो है वो बढ़ जाती है और वो परेशान हो जाते हैं। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? सम्राट अशोक ने क्या कहा शिशुपाल से कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का मौका देना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? कि और इसी वजह से सम्राट अशोक एक अच्छे न्याय मंत्री की खोज में ही उस रात निकले थे और वो शिशुपाल के घर जाते हैं। उन दोनों के बीच जो बात होती है उससे राजा को ऐसा लगता है कि वाकई सच में ये शिशुपाल जो है वो न्याय मंत्री बनने के लायक है। इसलिए उनसे थोड़े दिनों के बाद दरबार में बुलाता है और ये कहता है कि मैं आपको मौका देना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं न्याय मंत्री बनने के लिए? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले कि यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ, कि यदि राजा की यही इच्छा है मुझे न्याय मंत्री बनाने की तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। कि क्या कहा कि कल से आप मेरे राज के न्याय मंत्री हैं और उसे निशानी के रूप में अंगूठी उतार कर दे देते हैं। आपको प्रश्न भी पूछा जा सकता है और स्वाध्याय में है ही कि सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? तो न्याय मंत्री की नियुक्ति के पद के लिए। उसने अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी और वो सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। राजमुद्रा यानी राष्ट्र की निशानी। राजमुद्रा का अर्थ क्या होगा? उनके राष्ट्र की निशानी। जब अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था, समुचित यानी योग्य व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। कि उन्हें तो मौका चाहिए था ना न्याय मंत्री बनने का, और वो मौका उन्हें मिल भी गया। तो उन्होंने राज्य की योग्य व्यवस्था करना शुरू कर दिया। उनके सुप्रबंध से, सुप्रबंध यानी अच्छे प्रबंध से, अच्छी व्यवस्था से राज्य में पूरी तरह से शांति रहने लगी। किसी को भी किसी प्रकार का भय नहीं था। किसके राज में? शिशुपाल के न्याय मंत्री होने पर लोग दरवाजे तक खुले छोड़कर चले जाते थे। इतना प्रजा को न्याय मंत्री के ऊपर भरोसा था कि अब वो लोग दरवाजे तक खोलकर या खुले छोड़कर जाने लगते हैं। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध, सुव्यवस्थित, सुप्रबंध यानी सुव्यवस्था और न्याय की धूम मच गई कि जहां देखो वहां धूम मचना, जिसका ये मुहावरा है जिसका अर्थ होगा प्रसिद्ध हो जाना। कि उस राज्य में, सम्राट अशोक के राज्य में जहां देखो वहां न्याय की ही धूम मच गई थी। न्याय मंत्री के अच्छी व्यवस्था की ही बातें हो रही थी। कि आज के वीडियो में हम यहीं तक देखते हैं। आगे की कहानी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।